नमस्कार, जय हिंद। एसआरजे क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ रहे थे और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम 1857 की क्रांति पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हमने एक जो प्रोफार्मा एक तो ओवरव्यू बनाया था, उसके अंतर्गत हमने दो पॉइंट्स को कवर कर लिया था। पहला, पृष्ठभूमि, क्या बैकग्राउंड था इस पूरी घटना का। ये जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका बैकग्राउंड क्या था, ये हमने जाना था, पृष्ठभूमि जानी थी। इसके बाद हम इस घटना के अलग अलग प्रकार के कारणों पर, कारण के जितने आयाम हो सकते हैं उन सारे आयामों पर चर्चा की थी। चाहे वो राजनीतिक कारण हो, चाहे वो प्रशासनिक कारण हो, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, चाहे तात्कालिक कारण, इन सारे विषयों पर हम चर्चा कर चुके थे। अब हमारा जो प्रोफार्मा था उसका तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा जो सेगमेंट है, घटनाक्रम, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस घटना का आरंभ कैसे हुआ, किस तरह से जो 1857 की क्रांति है उसकी जो चिंगारी है वो प्रज्वलित होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से इस आंदोलन का संपूर्ण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार होता है, किन किन लोगों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है और किन किन लोगों के द्वारा उस नेतृत्व का दमन किया जाता है। इन सारे घटनाक्रम को बहुत विस्तार से देखने वाले हैं। तो आप एक माइंडसेट बना लीजिए, एक दिमाग को अपने खाली छोड़ दीजिए इमेजिनेशन के लिए, क्योंकि हमारी जो कहानी चलेगी उसको आपको इमेजिन करते रहना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप इमेजिन कर पाएंगे उतना अच्छे से आप एग्जाम में परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। ठीक, देखिए अब अपन अपने स्टाइल में पढ़ेंगे भैया ना, कहानी जैसा। तो देखो भैया, बात है जनवरी 1857 की, बिल्कुल नया नया साल है ना, न्यू ईयर चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर। तो 1857 में जनवरी के महीने में एक जगह थी हमारी, है बंगाल वाले क्षेत्र में, यहां पर नाम है उसका दमदम। तो इस दमदम में एक सैनिक था, एकदम फ्री माइंड से कहानी जैसा सुनिए, है ना। दमदम में था एक सैनिक, मतलब अंग्रेजों की पूरी सैनिक छावनी थी। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि बड़े बड़े पदों पर तो अंग्रेज रहते थे, लेकिन छोटे छोटे पदों पर भारतीय, क्योंकि भैया सैनिक भी तो चाहिए ना उनको, और अपने यहां लोगों की कमी तो है नहीं, तुरंत फटाफट भर्ती कर लिए सबको। तो इस तरह से यहां पर एक सैनिक छावनी थी बंगाल के दमदम नाम की जगह में। और यहां पर एक सैनिक जो था बस नहा धो के आया, खाने पीने की तैयारी में लगा हुआ था अपने। और जैसे ही वो नहा धो के खाना खाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी थाली रखी हुई होती है एक जगह पे। तो एक दूसरा सैनिक आता है और उसकी थाली पीछे रखी हुई होती है, तो उसका थाली हटा के साइड कर देता है इस सैनिक का, और अपनी थाली निकाल के जा रहा होता है। अब उस समय तो छुआछूत जो है भारत में अपने चरम पर थी। तो छुआछूत से ग्रसित मानसिकता से हमारा ये वाला जो सैनिक है, ये जाके उससे लड़ाई करने लग गया कि भैया तुम मेरा थाली छुए कैसे। और सिर्फ थाली को छूने के कारण इन दोनों सैनिकों के बीच बहस होने लगा। अब इसको साइड में खड़े होकर देख रहा था एक अंग्रेज अधिकारी। अब अंग्रेज अधिकारी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था देख के कि थाली को छू दिया, उसके लिए इतना बहस कौन करता है भाई, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ऐसे लोग। बस यही चल रही थी वहां पे। तो ऐसे सिचुएशन में अब वो अंग्रेज अधिकारी, उसको भी मजा लेने का मन हुआ, वो भी आया और बोला, अबे तुम एक थाली को छूने के लिए लड़ रहे हो, अभी जो नई वाली जो गन आई है ना, एनफील्ड राइफल, उसका जो कारतूस है उसके ऊपर तो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है, और उसको तुमको दांत से निकालना है, तब कहां जाएगा तुम्हारा छुआछूत, तुम्हारा धर्म। आग बबूला हो गया यार ये सैनिक, मतलब दिमाग खराब कर दिया यार एकदम। अब बात ऐसी होती है कि यहाँ का जो सैनिक होता है ये जाके सबको बताता है कि ऐसा ऐसा बोला है भाई अंग्रेज करके। और इस तरह से ये जो दमदम वाली जो छावनी थी, यहाँ पर जो पूरी बात है वो फैल चुकी थी। ठीक, कि भैया ये जो अंग्रेज हैं, ये जो नई वाली हमको पिस्टल दे रहे हैं ना, जो हम ब्राउन बेस अभी यूज करते हैं, उसकी जगह पे हमें एनफील्ड राइफल जो दे रहे हैं, इस एनफील्ड राइफल का जो कारतूस है इसमें लगी हुई है गाय और सुअर की चर्बी। अब सारे सैनिकों का दिमाग खराब हो गया। और ये खबर जो है, इन लोग, मतलब दिमाग तो सबका खराब हुआ, ऑब्वियस सी बात है, बट इन्होंने उस पर रिएक्शन नहीं दिया अपना, अब मन ही मन में कुंठित होकर रह गए। इसके बाद यही बंगाल की एक और जगह है बहरामपुर।
इस बहरामपुर में, अब यहां से भाई ऐसी खबर तो तुरंत पता चलती है ना, हालांकि उस समय व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब नहीं थे, लेकिन हाँ ये खबर बहुत जल्दी फैल गई। मतलब मार्च की शुरुआत में, देखो जनवरी में यहाँ पे इनको पता चला, अब मार्च की शुरुआत तक की ये बहरामपुर में खबर फैल गई कि भाई ये जो हम कारतूस यूज कर रहे हैं ना, इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। इनका भी दिमाग खराब, लेकिन ये भी सुन के रह गए, कुछ नहीं कर सके। अब धीरे से ये जो खबर है ये पहुंचती है, देखो मार्च की शुरुआत में तो पहुंच गई बहरामपुर में, अब मार्च के एंड में पहुंचती है, लगभग मान के चलो 25 मार्च के बाद, है ना। ये खबर पहुंची कहां? बैरकपुर। बैरकपुर, यहां से होती है हीरो की एंट्री, है ना, देखिए बैरकपुर। अब ये खबर पहुंची बैरकपुर के सैनिक छावनी में कि हम जो कारतूस यूज करने वाले हैं इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। और जैसे ही यहां के सैनिकों को पता चला, आग बबूले हो गए सबके सब। गाय का मांस हिंदुओं के लिए, मतलब यार हिंदू इमेजिन नहीं कर सकता गाय के मांस को मुंह से लगाने के बारे में। और वहीं सुअर की चर्बी को देख भी लेना मुस्लिम अपने आप में बुरा मानते हैं। मतलब मुस्लिमों का पूरा दिन खराब हो जाता है सुअर की चर्बी देख लेने मात्र से। तो ऐसे गाय और सुअर की चर्बी से निर्मित कारतूस को अपने मुंह से लगाएंगे तो क्या उनकी मानसिकता किस लेवल पे जाएगी, सोचिए आप, कितना घृणित महसूस करेंगे अपने आप में वो। और ऐसे ही हुआ इन सैनिकों के साथ, लेकिन वही है, ये भी आपस में बात करके रह गई। अब ऐसे में हमारे हीरो की एंट्री होती है यही बैरकपुर की सैनिक छावनी में। दिन था 29 मार्च 1857 का। यहां पे एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। ठीक, अब देखो मंगल पांडे का नाम आ गया तो थोड़ा सा मंगल पांडे के बारे में जान लेते हैं हम। तो मंगल पांडे का जन्म जो था ना, ये यूपी के बलिया जिले के नगोवा नामक गांव में हुआ था। नगोवा, ठीक है, 1827 में। मतलब 20 साल का गबरू नौजवान है ये अभी, है ना। 27 में जन्म हुआ है, 57 की हम बात कर रहे हैं। ठीक, 30 साल का एकदम जवान आदमी मंगल पांडे। और इसकी भर्ती जो है ना वो एक पैदल सैनिक के रूप में हुई होती है। चलिए अब यहां से अपन खेल पकड़ते हैं आगे। दिन है 29 मार्च 1857 का, नाम है मंगल पांडे। ब्राह्मण कुल में 1827 में यूपी के बलिया जिले के नगोवा नामक जगह पर इसका जन्म होता है। अब मंगल पांडे को जैसे ही पता चलता है कि इस कारतूस को यूज करने के लिए मुझे इसे मुंह से लगाना होगा और इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, इसकी जो क्रोधाग्नि है वो प्रज्वलित हो उठती है अपने एक्सट्रीम लेवल पर। इसका जो एंगरनेस है वो पहुंच जाता है, इसका जो एंगर है वो पहुंच जाता है। इतना ज्यादा गुस्से में ये रहता है कि बस अब कोई दिखे तो मार दू, दिखे तो मार दू, इस तरह से आग बबूला हो गया रहता है। अब ऐसी स्थिति में एक सार्जेंट होता है इनकी सेना में, ह्यूजन आता है उधर से। जैसे ह्यूजन को देखता है, ठाए लगा दिया तुरंत, पहली गोली, ह्यूजन घायल। अब ह्यूजन का दिमाग खराब, साला मेरे को मारा तो मारा कैसे। ह्यूजन तुरंत ऑर्डर देता है, अरेस्ट हिम। किसको बोलता है? एक भारतीय सैनिक ही होता है वहां पे, ईश्वरी प्रसाद। और वो ईश्वरी प्रसाद भी ये कारतूस वाले मामले से चिढ़ा हुआ होता है। वो बोला कि देख लो साहब, अपन तो नहीं कर पाएंगे इसको अरेस्ट, ठीक है ना। तो ईश्वरी प्रसाद ऐसा बोल दिया, मना कर दिया। उसके बाद उधर भारतीय सैनिक लाइन से गोली की आवाज आई तो ऑब्वियस सी बात है सब अपने अपने जगह से निकल के एक जगह पे इकट्ठे हो गए। उधर ह्यूजन ने देख के बोला अरेस्ट हिम, कोई मतलब नहीं। मतलब भारतीय जो सैनिक थे उस समय वो मानसिक तौर पर तो मंगल पांडे के समर्थन में थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आके मंगल पांडे के साइड से लड़े और जितने अंग्रेज हैं वहां पे सबको खत्म कर दें। वो न्यूट्रल बन के खड़े हुए थे कि भाई ना तो हम इसका समर्थन करेंगे और ना ही हम उनका विरोध करेंगे। बस वो मतलब उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी वाली बात हो गई। इधर से ह्यूजन ने फिर से चिल्लाया अरेस्ट हिम, कोई मतलब नहीं। ऐसे में उधर से चल के एक और अंग्रेज आ रहा था, अंग्रेज अधिकारी, वो सॉरी उसका नाम था बाग, लेफ्टिनेंट था वो मस्त आराम से अपने घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, बढ़िया इधर उधर का नजारा देखते। जैसे ही मंगल पांडे ने देखा उसको भी पार सीधे। अब
मंगल पांडे जो था, बाघ को भी गोली मार दिया, ह्यूजन को भी गोली मार दिया। तब तक के इतने में जो अंग्रेज जो लोग थे सेना में, वो धीरे धीरे आ रहे थे इधर। आवाज सुने थे उन लोग, है ना, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी कि जाके मंगल पांडे को पकड़ पाए। अब करे तो करे क्या, लेकिन वही है ना कि दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। भैया अपनों ने ही धोखा दिया तब जाके हमारी ये स्थिति हुई, नहीं तो अगर अपने धोखा नहीं देते ना तो भारत आज कहां से कहां होता। और गुलाम तो इसको कोई बना ही नहीं सकता यार। लेकिन वही है, खुद के लोग गद्दार निकले तो दूसरों को क्या बोलेंगे जाके। तो एक था शेख पलटू नाम का एक मुसलमान सैनिक था, वो नाम से स्पष्ट है पलटू, आके पीछे से धीरे से गया और मंगल पांडे को कस के पकड़ लिया। मंगल पांडे के हाथ से बंदूक नीचे गिर रही थी, तुरंत मंगल पांडे झुक के नीचे झुका, बंदूक को पकड़ा और खुद को मारने की कोशिश की। और चूंकि बंदूक बड़ी होती थी यार उस समय, तो कोशिश तो की खुद को मारने की, लेकिन वो गोली हाथ में लगी और मंगल पांडे घायल हुआ, मरा नहीं। मंगल पांडे चाहता था कि मैं इनके हाथ तो ना मरूं, जैसे चंद्रशेखर आजाद ने किया था ना, आगे हम पढ़ेंगे, कि खुद को गोली मार ली कि भैया मैं मर रहा हूं तो शान से अपने हाथ से मरूंगा। लेकिन उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। मंगल पांडे जो है घायल हो गया था, हाथ में गोली लगी थी उसके। बाघ और ह्यूजन दोनों का राम नाम सत्य है हो चुका, बाघ और ह्यूजन दोनों को मार दिया इसने। अब मंगल पांडे को उधर से तब तक के जितने ब्रिटिश और मतलब सेना में थे उन लोग आ गए थे और मंगल पांडे को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। घटना थी 29 मार्च 1857 की। अब देखो कितनी त्वरित न्याय व्यवस्था थी उनकी। 29 मार्च को यह घटना हुई है, 29 मार्च को मंगल पांडे गिरफ्तार हुआ है, धीरे से उसको ले आते हैं, जो उनका अब सेना में था तो सैन्य न्यायालय में केस चलेगा। अब यहां से मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है और उसे तहखाने में रखा जाता है। उसे मतलब यार इतना भयंकर कष्ट दिया जाता है ना उस बीच में, अंधेरे कमरे में छोड़ देना, जाके शरीर में नमक मल मल के कोड़े से मारना, इस तरह की उसको सजाएं दी जाती है। और फाइनली तड़पाने के बाद उसे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। 30 साल का नौजवान देखिए। और यहीं से मंगल पांडे को जो ये फांसी हुई थी, ये 29 मार्च 1857 की घटना के कारण यहीं से हमारा जो देश है वहां पर एक विद्रोह की जो चिंगारी है वो जगती है। यहीं से विद्रोह की चिंगारी प्रज्वलित होती है और यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। याद कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ईश्वरी प्रसाद के बारे में। ह्यूजन ने बोला होता है ना ईश्वरी प्रसाद को कि जाके उसको अरेस्ट करो मंगल पांडे को, लेकिन ईश्वरी प्रसाद मना कर देता है सीधे। तो इस तरह से ईश्वरी प्रसाद को भी 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। ठीक, यहां तक की घटनाएं क्लियर हुई। देखो थोड़ा सा आराम से सोचो, इस पूरी घटना को एक बार सोचो, दिमाग में रिवाइंड करो, एक बार में चीजें बैठेंगी, मेरी गारंटी है। ठीक है, इस तरह से 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई, किसको? आपके ईश्वरी प्रसाद को। ठीक, अब क्या होता है, 6 मई 1857, 6 मई 1857 को ये बैरकपुर जो होता है ना, बैरकपुर, जिस छावनी का हमारा मंगल पांडे था, बैरकपुर, यहां पर जो सेना का रेजिमेंट होता है जिसका नाम होता है 34th BNI या 34वीं बटालियन भी कहा जाता है इसे। ये BNI का फुल फॉर्म बंगाल नेटिव इन्फेंट्री होता है। ठीक है ना, तो 34th BNI जो होती है, जिसका एक सदस्य होता है हमारा मंगल पांडे, इसको 6 मई 1857 को भंग कर दिया जाता है पूरी तरीके से। यहाँ के सैनिक विद्रोही हो गए रहते हैं स्वभाव से, तो इस पूरी की पूरी बटालियन को ही भंग कर देते हैं अंग्रेज। और इसमें जो सदस्य जो सैनिक होते हैं उनको अलग अलग उनकी जो करतूत होती है उसके हिसाब से उनको सजा सुना दिया जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। देखो अब हम आते हैं सीधे यूपी।
तो यूपी में एक जगह है मेरठ। मेरठ, इस मेरठ में एक सैनिक छावनी होती है और इस सैनिक छावनी में जो अधिकारी होते, सॉरी, जो भारतीय जो लोग होते हैं सेना में, उन लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं और बोलते हैं कि भैया हम ये जो एनफील्ड राइफल जो है ना, उसका जो कारतूस है ये चर्बी वाला, इसको हम यूज नहीं करेंगे, आप जो चाहे कर लो लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। और इस तरह से उनके मना करने पर 85 सैनिकों को 10 साल की सजा सुनाई जाती है, 10 साल की सजा सुना दी जाती है। अब इनका दिमाग खराब हुआ, साला हमारे धर्म को जो चीज ठेस पहुंचा रही है उस चीज को हम मना किए हैं और तुम आके हमको 10 साल की सजा सुना दे रहे हो। यहां पर थे 2000 से ऊपर सैनिक थे यहां पर भारतीय, लेकिन 85 लोगों ने खुल के विरोध किया और इन्हीं 85 को 10 साल की सजा सुना दी अंग्रेजों ने। यह घटना है 9 मई 1857 की। और 9 मई को जैसे ही इन 85 सैनिकों को 10 साल की सजा सुनाते हैं, जो बचे हुए हमारे 2000 सैनिक जो होते हैं ना, उनके खून में उबाल आना शुरू हो जाता है। अब वो सैनिक सब क्या करते हैं, खुले रूप से विद्रोह करना शुरू कर देते हैं और इस तरह से 9 मई 1857 से मेरठ की सैनिक छावनी से जो 1857 की क्रांति का जो मेन स्वरूप है वो शुरू होता है। तो आपसे कभी भी अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, तो मेरठ की सैनिक छावनी से। और शुरुआत कब से हुई, तो इसके जस्ट अगले दिन 10 मई 1857, ये 10 मई 1857 को ये 85 सैनिकों को, ये अंग्रेज मतलब जो 2000 सैनिक हमारे जो बचे हुए होते हैं ना, जो कि इनएक्टिव रहते हैं इस समय तक, और इनको 10 साल की सजा सुना दी गई, इनको जेल में बंद कर दिए हैं। जाते हैं पूरे के पूरे 2000 सैनिक, मारते हैं जितने अंग्रेज वहां पे दिख रहे हैं सबको मारते हैं, जो दिख गया जो सामने आ गया सब मरेंगे। और सबको मारने के बाद इन पूरे 85 सैनिकों को वहां से आजाद कराते हैं और 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का प्रथम बिगुल यहीं से बजता है, मेरठ की सैनिक छावनी से। ठीक, क्लियर। और उसके बाद ये सारे सैनिक मिलके मेरठ से दिल्ली के लिए कूच करते हैं, दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए, एक आइडिया अगर हम लेना चाहें, ये है हमारा कौन सा, बंगाल वाले एरिया में बैरकपुर। बैरकपुर में याद रखिए 29 मार्च मंगल पांडे वाला विद्रोह। यहां से ये मेरठ में खबर पहुंचती है, तो मेरठ में आप याद रखिए 10 मई, और 10 मई को ये मेरठ से निकलते हैं दिल्ली आने के लिए, और 11 मई को तड़के एकदम सुबह सुबह पहुंचते हैं ये दिल्ली। ठीक, देखिए किस तरह से विद्रोह का विस्तार हो रहा है भारत में। आने वाले टाइम में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से पूरे भारत के क्षेत्र में ये विद्रोह फैलता है। तो दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली किसके नेतृत्व में पहुंचते हैं, तो नाम याद रखिएगा, बख्त खां। ये बख्त खां के नेतृत्व में 11 मई 1857 को ये पूरी जो सेना है वो पहुंचती है दिल्ली। अब देखिए, अब दिल्ली की क्या स्थिति है उस समय, तो दिल्ली का जो उस समय बादशाह है बहादुर शाह जफर, वो बूढ़ा हो चुका है, 80 साल का हो चुका है लगभग। अब ऐसी स्थिति में ये सारे सैनिक पहुंचते हैं और उसको बोलते हैं, क्योंकि भारत के लोगों की आस्था थी ना मुगल बादशाह में, तो ये सारे सैनिक पहुंच के बोलते हैं कि हम विद्रोह कर रहे हैं और इस विद्रोह में आप हमारा नेतृत्व कीजिए। अब बहादुर शाह जफर को ही क्यों चुनते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था थी उनमें। उसके साथ साथ इसके पहले अंग्रेजों ने क्या किया था, उनको उनका राज्य जो था उससे हटा करके पेंशन पे रखा हुआ था कि भैया हम आपको पेंशन देंगे, आपका राजकाज कुछ नहीं है, आपका राज्य हम चलाएंगे, आपको पेंशन देंगे। इस तरह से उनको पेंशन पे रखा हुआ था अंग्रेजों ने। तो जैसे ही ये सारे सैनिक बहादुर शाह जफर के पास पहुंचते, जफर तो पहले मना करता है क्योंकि भैया 80 साल का बूढ़ा क्या नेतृत्व करेगा, लेकिन फिर सैनिक उसको विश्वास दिलाते हैं कि बस आपका नाम रहेगा कि आप हमारे नेता हैं, बाकी पूरा जो काम है वो हम करेंगे। ये मतलब वास्तविक नेतृत्व अगर किसी के हाथ में था तो वो यही बख्त खां के हाथ में ही था, लेकिन नाम के तौर पर एक कोई बड़ा नाम हो हमारे साथ जुड़े, जिससे हमारा जो विद्रोह है वो प्रभावशाली बने कहीं ना कहीं, इस उद्देश्य से उन्होंने
1857 की क्रांति में संपूर्ण भारत का नेता अगर किसी को बनाया तो वो था बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह था वो। ठीक, क्लियर। अब 11 मई को ये दिल्ली पहुंचे, लेकिन भैया दिल्ली में जो अधिकार है, अब मतलब देखो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में बहादुर शाह जफर से बातचीत भी हो गई, उसको अपना नेता भी मान लिया इन्होंने, लेकिन दिल्ली पे अधिकार तो अंग्रेजों का है ना। और इस तरह से इसके जस्ट अगले दिन 12 मई तो दिल्ली में जितने अंग्रेज थे सबको मार दिए। इतना लड़े कि अंग्रेजों को हरा ही दिया, पूरा दिल्ली को जीत गए ये। मतलब दिल्ली सीधे सीधे अब भारतीय सैनिकों के कब्जे में आ गई। और उसके बाद 12 मई 1857 को ही बहादुर शाह जफर को पुनः दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया इन्होंने। ठीक है। अब ये जो सेना के लोग थे उनकी करतूत देख के हालत खराब होती गवर्नर जनरल की। गवर्नर जनरल तो कौन था उस समय? गवर्नर जनरल पढ़ा था हमने पिछली कक्षा में, कैनिंग। कैनिंग की हालत खराब होने लगी कि भैया ये तो ऐसा अगर विद्रोह होगा तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी, हमको छोड़ के जाना पड़ेगा यहां से। लेकिन ये कैनिंग क्या करता है जितनी जगह अंग्रेजों की सेना होती है सब सैनिकों को बुलाता है, जितनी अलग अलग प्रकार की सेना होती है अंग्रेजों के पास सबको बुलाता है, सब आओ, दिखाते हैं इनको भी अपना दम। अब क्या होता है, ये कैनिंग जैसे ही सेना को बुलाता है उसके साथ साथ कुछ भारतीय, वही वो पढ़ा था ना हमने कि दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे, तो वही यहां भी होता है। कुछ भारतीय राजा भी जो कैनिंग के मित्र होते हैं वो भी आ जाते हैं साथ देने के लिए। और इस तरह से दो लोग यहां पर नेतृत्व करते हैं अंग्रेजी सेना का। नाम याद रखिएगा भैया, इंपॉर्टेंट है ना, निकोलसन और हडसन। हडसन ये दो लोग दिल्ली में जो अंग्रेजी सेना है उनका नेतृत्व करते हैं। और ये निकोलसन जो है ना, ये आता है, थोड़ा बहुत लड़ता है, फिर बेचारा निपट जाता है यार, मर जाता है, मार दिया जाता है इसको। लेकिन ये जो हडसन है ना, इतना अच्छा नेतृत्व करता है सेना का कि कहीं ना कहीं ये जो भारतीय सैनिकों की टुकड़ी थी इसको हरा देता है। ठीक। और विद्रोह को दबा देता है। अब विद्रोह को दबाने के बाद ये जो हमारा बहादुर शाह जफर है, अब इसको पता चला कि हम तो हार गए, सीधे जाता है बहादुर शाह जफर और हुमायूं के मकबरे में छिपता है। जफर कहां जाता है? हुमायूं के मकबरे में जाके छिपता है, वही दिल्ली में है? अब ये हुमायूं के मकबरे में किसके किसके साथ जाता है? तो इसके दो बेटे इसके साथ जाते हैं, एक इनका पौत्र होता है, पोता, वो साथ जाता है, इनकी बेगम साथ जाती है। इस तरह से इतने लोग जो हैं वो जाके छिपते हैं कहां पे, ताकि हमको मत मार दें अंग्रेज, ये सोच के जाके छिपते हैं हुमायूं के मकबरे में। अब ये हडसन पहले तो भारतीय सेना को हराया, उसके बाद फिर पहुंच गया कहां? सीधे हुमायूं के मकबरे में। अब हुमायूं के मकबरे में पहुंचता है और जो बहादुर शाह जफर है इसको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप आंदोलन को यहीं से वापस लेने की घोषणा कीजिए। लेकिन बहादुर शाह जफर भी, भाई भले जैसा भी रहा हो लेकिन खून तो मुगलों का था, और तब तक के इनमें भी देशभक्ति आ चुकी थी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगा आंदोलन वापस। ठीक है। अब जैसे ही ये हडसन हुमायूं के मकबरे में पहुंचता है, इन दोनों के बीच कन्वर्सेशन होती है, और इस कन्वर्सेशन के बारे में हमको ये बहादुर शाह जफर की ही लिखी हुई जो किताबें हैं, ये बहुत अच्छा लेखक भी था, बहुत अच्छा कवि भी था, तो इन्हीं की किताबों से पता चलता है इन दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको एक शेर के रूप में बताया गया है। तो हडसन आके बोलता है बहादुर शाह जफर से कि दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। जैसे ही हडसन बोलता है, इधर से फिर बहादुर शाह जफर बोलता है, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इतना खुददार इंसान था। जब तलक ईमान की,
तख्ते लंदन तक चलेगी अब तेग हिंदुस्तान की। और इस तरह से जैसे ही ये हडसन सुनता है इसके इस बात को, सीधे सीधे ये जफर के दो बेटे प्लस एक पोता, इनको इसके सामने मार देता है। सीधे सीधे जफर के सामने इनके दो बेटे और एक पोते को मार देता है। ठीक, बेटों का क्या नाम होता है? तो एक का नाम होता है मिर्जा सुल्तान और दूसरे का नाम होता है मिर्जा मुगल। पोता जो होता है इसका नाम होता है अबू बकर। इस तरह से इन सब को ये जो हडसन है ये तुरंत इसके सामने ही मार देता है। स्थिति देखिए, जिस आदमी के पूरे परिवार को, उसके बेटे को, उसके पोते को तक ना छोड़े, सबको उनके सामने ही मार डाले, क्या मानसिक स्थिति, क्या मानसिक पीड़ा होगी उस इंसान की। और इसके बाद ये बहादुर शाह जफर को बोलता है कि तुम जब तक के दिल्ली में रहोगे ना, तुम नाटक करते ही रहोगे यार, भगाओ इसको यहां से। और इस तरह से इसको रंगून भेज दिया जाता है। रंगून आज म्यांमार, बर्मा, अराकान योमा पर्वत क्रॉस करेंगे जैसे ही आप तो पड़ता है ना आपको, म्यांमार या उसी को बर्मा भी कहते हैं, वहां पर रंगून नाम की जगह पर बहादुर शाह जफर को भेज दिया जाता है। और इसके साथ इनकी वाइफ भी जाती है, इनकी बेगम भी जाती है, जीनत महल नाम होता है जिनका, है ना। और इस तरह से 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जफर अपनी किताबों में लिखते हैं कि काश मुझे हिंदुस्तान की मिट्टी मेरे कब्र के लिए तो नसीब हो जाए, लेकिन वार अंग्रेज इनको वो भी नसीब ना होने दिया। और इस तरह से रंगून में 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। और वहां आज भी इनका मकबरा बहादुर शाह जफर का रंगून में बना हुआ है ना। तो इस तरह से ये जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पे जो इनका नेता था बख्त खां, ये चल देता है लखनऊ, और लखनऊ में फिर आगे इसकी मृत्यु होती है। और किस तरह से अलग अलग जगह से अलग अलग लोग नेतृत्व करते हैं, जैसे कानपुर से नाना साहब नेतृत्व करते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करती है, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार जगदीशपुर से कुंवर सिंह। तो इन सारे का नेतृत्व किस तरह से घटनाएं और घटती हैं ये हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी अगर एक साथ पूरे वो पढ़ लेंगे ना, तो पहला चीज तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा एक साथ बहुत सारी चीजें पढ़ने से, और दूसरा वीडियो भी लंबा हो जाएगा यार। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम एक एक सेगमेंट में बांट के कल से फिर शुरू करते हैं आगे, है। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।